बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पहले तो ज़रा जावेद लतीफ़ साहब की एक नई बात सुन लीजिए। जावेद लतीफ़ साहब अगरचे नई बातें करते रहते हैं, लेकिन ये जो बात की है उन्होंने, इसमें एतराफ़ है, इसमें उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि कोई और हमारी हुकूमत को चला रहा है, बना रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और जिस दिन सपोर्ट खींच लिए उस दिन हमारा कहानी ख़त्म हो जाएगी। सुनिए कामरान शाहिद के शो में जावेद लतीफ़ ने क्या कहा है, फिर मैं आप बताता हूँ कि इन्होंने मेरे शो में मुझे क्या कहा है। सुने ज़रा ये। तो दो जमातों के साथ मिलके हमने हुकूमत बनाई है, ये एक अरेंजमेंट है, किसी ने करके दिया हुआ है। एक भी ग्रुप जो है, एक भी जमात एक साइड पे हो जाए तो मुझे ये बताएं किस तरह हुकूमत ठहर सकेगी। वो कहते हैं ये दो जमातों के साथ मिलकर हमने हुकूमत बनाई है, ये अरेंजमेंट है और किसी ने करके दिया है। ये अरेंजमेंट किसी ने करके दिया है, और अगर इनमें से एक भी जमात पीछे हट जाए तो बताएं हमारी हुकूमत कैसे चल सकेगी। यानी उनको यकीन ही नहीं है कि ये हुकूमत 5 साल चलेगी। मेरे शो में जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा है, ज़रा ये सुने, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में बिल्कुल इंशाअल्लाह। कब हो रहे हैं सर ये? जब भी हों। नहीं, 2024 में, 25 में, 26 में, कब हो रहे हैं आप के ख्याल में? भाई मैं असदुल्ला खान ना कोई नजूमी हूँ। टाइम 5 साल है। इंतखाब वक्त पे भी हो सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं, मगर नवाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। तो अच्छा, आप वो कहते हैं कि वक्त से पहले भी हो सकते हैं, वक्त पे भी हो सकते हैं, वक्त से पहले भी हो सकते हैं, लेकिन अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं। वैसे तो खैर ये बड़ी अजीब सी बात है कि अभी हुकूमत एक, यानी मैंने ट्वीट भी किया कि मैंने पहली दफ़ा देखा है कि एक जमात की हुकूमत बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए और वो अगले वज़ीर आज़म का ऐलान कर दें कि अगले इंतखाबात के बाद हमारा वज़ीर आज़म ये होगा। तो ये इस बात का इजहार है कि जनाब ये हुकूमत पूरी होने नहीं जा रही या नहीं होगी। और तभी उन्होंने कहा कि जी ये तो 3 जमातों का अरेंजमेंट है, ये किसी ने करके दिया है। अब जिसने करके दिया है इख्तियार भी उसी के हाथ में है, हमने तो ये अरेंजमेंट भी नहीं किया। यानी वो समझते हैं कि वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी इतने कमज़ोर हैं कि वो अपनी हुकूमत भी खुद नहीं बना सकते, और ये अरेंजमेंट भी किसी और ने करके दिया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान कहता है कि मैं आपसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा, तो फिर तो वो ठीक कहता है। क्योंकि इमरान खान साहब ने ये बात क्यों कही है? वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये तो अपनी हुकूमत भी खुद नहीं बना सकते, ये तो एक अरेंजमेंट के तहत हुकूमत चला रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, जब जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि एक अरेंजमेंट के तहत ये हुकूमत चल रही है, तो इमरान खान भी तो यही कह रहे हैं ना कि भाई ये हुकूमत चूंकि एक अरेंजमेंट के तहत चल रही है, चूंकि आपका अपने इख्तियार में कुछ नहीं है, इसलिए हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम तो आपसे बात ही नहीं कर सकते, आपसे बात ही नहीं करना चाहते। ये बात जावेद लतीफ़ साहब ने भी इसका एतराफ़ कर लिया। तो ये साबित हुआ कि बुनियादी तौर पर ये एक ऐसी वीक गवर्नमेंट है जिसके तनाबे किसी और के हाथ में है। तो ऐसी हुकूमत से अगर यानी फिर ऐसी हुकूमत कैसे दावत दे सकती है? जो हुकूमत MQM को दावत देकर अपनी हुकूमत नहीं बना सकती, वो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत देकर उनके मसाइल कैसे हल कर सकती है? ये तो एक बड़ा सादा सा फॉर्मूला इस बात से हमें निकल के सामने आता है। दूसरी बात जनाब, एक तस्वीर देखिए, मरियम साहबा ने फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है कि जी ये फील्ड हॉस्पिटल है और ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं वो, और इससे पंजाब भर में फील्ड हॉस्पिटल फैल जाएंगे। अच्छा, नीचे आप देखेंगे तो कारवाने सेहत नाम का प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है, खादिम आला पंजाब का, शहबाज शरीफ साहब का। अब सवाल ये पैदा होता है कि खादिम आला का ये प्रोजेक्ट कहाँ चला गया, और जो मरियम अगर नया प्रोजेक्ट लेकर आई हैं तो इसका टेंडर कहाँ हुआ, इसकी समरी किधर तैयार हुई, इसका PC1 कहाँ हुआ, इसके लिए पैसे कितने मुख्तस हुए, इसकी मंजूरी काबीना ने कब दी, अगर ये नया प्रोजेक्ट है तो ये आवाम को धोखा देने का एक मंसूबा है जिसमें कारवाने सेहत का नाम तब्दील करके फील्ड हॉस्पिटल रख दिया गया है। वही ट्रक हैं, वही गाड़ियां हैं, सिर्फ पेंट चेंज किया गया है। पेंट चेंज करके उसका नाम तब्दील करके शहबाज शरीफ की जगह मरियम नवाज का नाम लगा दिया गया है, तस्वीर लगा दी गई है। पहले शहबाज शरीफ की तस्वीर थी, अब मरियम नवाज की तस्वीर लगा दी गई है, कलर स्कीम तब्दील कर दी गई है, और इसको उन्होंने नए प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है फील्ड हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है ये। अच्छा चलिए, बन गया जी, नया प्रोजेक्ट आ गया। अब ये प्रोजेक्ट करेगा क्या, इसके बारे में हमें बताया गया है कि ये जी अखबार की सुर्खी में आपको बता रहा हूँ, आज के अखबारात की लिखा हुआ है कि 32 फील्ड हॉस्पिटल पंजाब भर में फैल जाएंगे, पंजाब भर में फैल जाएंगे। इस वक्त 36 पहले इजला थे, अब कुछ इजला बढ़े हैं, तो पता नहीं 38 हैं, 39 हैं, कितने हैं, या 40 हैं। अब आप सोचें कि एक जिले के हिस्से एक गाड़ी भी नहीं आती, एक गाड़ी एक जिले के हिस्से भी नहीं आती।
यानी एक पूरे ज़िले के लिए भी एक गाड़ी से कम है, शायद एक गाड़ी को 2 ज़िले भी बाज़ जगहों पे कवर करने पड़े। तो एक गाड़ी जो 2 ज़िलों में फिरती होगी वो कितने लोगों को कैटर कर सकती है, कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, उससे कितने लोग बेनिफिट कर सकते हैं। अगर 2 अजला के लिए, चलिए मान लीजिए कि 1.5 अजला के लिए या एक ज़िले के लिए एक गाड़ी भी मुख्तस कर दी जाए एक ज़िले के लिए, तो एक ज़िले के लिए गाड़ी जिसमें लाखों लोग होते हैं, तो एक ज़िले की, यानी पंजाब की आबादी 12 करोड़ हुई, तो आप 36 पे तकसीम कर लें तो कितने लाख की आबादी का एक ज़िला बना एवरेज। तो जब एक ज़िला, यानी बाज़ औक़ात एक एक हलका जो है, एक ज़िले में 10-10 हलके हैं, 8-8 हलके भी हैं, और बाज़ हलके ऐसे हैं जो 7-7 8-8 लाख हलके, 8-8 लाख अफराद के वोटर्स पर मुश्तमिल है। तो इनके लिए एक ज़िले के लिए आप एक गाड़ी दे के आप कह रहे हैं कि सेहत के मसाइल हल हो जाएंगे। यानी सेहत के लिए जो हेल्थ प्रोजेक्ट था, हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट को बंद करके कागज़ों में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हमें बेचने की कोशिश की जा रही है जो नहीं बिकेंगे। यानी हेल्थ कार्ड जो हर घर में मौजूद था, हर घर के फर्द के लिए वो हेल्थ कार्ड मौजूद था, हर घर के अंदर ये मेडिकल हॉस्पिटल, ये फील्ड हॉस्पिटल एक किस्म से हर घर में मौजूद था जब हेल्थ कार्ड था, उसको ख़त्म करके आप समझ रहे हैं कि ये इनकलाबी कदम उठाए जा रहे हैं, तो ये नहीं है। और वैसे भी आप देखें, इसको फील्ड हॉस्पिटल का नाम देना ही गलत है। वो अगर शहबाज शरीफ ने कारवान सेहत का नाम दिया था, वो फिर भी मुनासिब नाम था कि एक कारवां है जो आपको सेहत की बुनियादी सहूलतें दे देगा। ये फील्ड हॉस्पिटल का नाम देना तो गलत नाम है। ना इसके अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, ना इसके अंदर इमरजेंसी की पूरी सहूलियात होंगी, ना इसके अंदर ऑपरेशन थिएटर होगा। तो ये हॉस्पिटल कैसे हो गया? ये तो एक डिस्पेंसरी कह सकते हैं आप इसको, फील्ड डिस्पेंसरी कह सकते हैं। फील्ड डिस्पेंसरी की आपको नज़ा ज़ुकाम बुनियादी जो छोटे मोटे मसाइल, अगर आप गाड़ी गुजर रही है, बंदा आ गया जी मेरे लक्ष्य पीड़ है, मैंने ज़ुकाम हो गया है, तो उसको तो कोई ये दवाई दे सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं बुनियादी। और इसका क्या काम है? तो ये डिस्पेंसरियों को आपने मोबाइल कर दिया, इसमें भी बड़े बड़े खांचे लग रहे होंगे यकीनन। तो ये इसको फील्ड हॉस्पिटल का नाम देकर हेल्थ मंसूबे के तौर पर बेचने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये नया प्रोजेक्ट नहीं है जिसको आज सारे अखबारात ने लगाया कि जी ये मरीम नवाज ने फील्ड हॉस्पिटल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया, तो ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये पुराने प्रोजेक्ट का नया नाम है। और पुरानी शराब में नई पुरानी बोतल में नई शराब या नई बोतल में पुरानी शराब, बहरहाल जो भी, तो ये उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए कि ये कभी भी सेहत कार्ड का मुतबादल नहीं हो सकता, ये जो इस तरह का मंसूबा है, क्योंकि सेहत कार्ड एक बहरहाल एक ज़बरदस्त और ऐसा कारामद मंसूबा था जिससे हर घर और हर शख्स फ़ायदा उठा रहा था। एक डिबेट आजकल बहुत हो रही है तहरीके इंसाफ में। चलें वो उस डिबेट पर आने से पहले मैं आपको 2 बयान और सुना देता हूँ। एक शहबाज शरीफ साहब का बयान है, और वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि करप्शन के खरबों रुपए वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। किससे वापस ला रहे हैं खरबों रुपए? बाहर पड़े हुए हैं जो, कैसे एवन फील्ड डिपार्टमेंट कैसे बनाए गए थे, उनसे ला रहे हैं आप। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग करके 16 अरब रुपए बाहर गए, फिर आए, फिर गए, वो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई थी वो बाहर से वापस ला रहे हैं। कौन से आप अरबों रुपए बाहर से लेकर आ रहे हैं? किसके हैं? कहाँ पड़े हुए हैं? कौन है जो यहाँ से माल बना के बाहर रख के ले गया? इमरान खान के हैं? बताइए कहाँ हैं, कितने हैं, किस शक्ल में हैं? कैश की शक्ल में हैं, प्रॉपर्टी बना ली है, कुछ सरे महल बना लिया है, किसके पैसे हैं जो आप शहबाज शरीफ साहब बाहर से लाने की कोशिश कर रहे हैं खरबों रुपए? और वो जो आपके पैसे हैं बाहर पड़े हुए आपके ख़ानदान के, उसके बारे में आपकी क्या राय है? फिर वो कहते हैं करप्शन का खात्मा होने वाला है, ये शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है। वो शहबाज शरीफ साहब जो 26 घंटे काम करते हैं, उसमें से 2 घंटे सोते भी हैं, 24 घंटे काम करते हैं और 2 घंटे सोते हैं। यूँ उन्होंने अपने दिन को 26 घंटे का दिन बना रखा है बकौल इरफान सिद्दीकी के। तो वो अब मेरा ख्याल है अब दिन उनका 28 घंटे का होगा, क्योंकि 24 घंटे वो काम करेंगे, 2 घंटे सोएंगे और फिर 2 घंटे बाहर से अरबों रुपया वापस लाने की कोशिशें करेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब को करना पड़ेगा, अपने दिन को 28 घंटों पर लेकर जाना पड़ेगा। आपको मुल्क में बाहर अरबों खरबों रुपए, अरबों नहीं खरबों रुपए बाहर जो पड़े हुए हैं उनको लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे मिलता जुलता बयान आसिफ जरदारी साहब का भी आया है। वो कहते हैं किसी को ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे, किसी को ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे, किसी को ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे। मैं 10 दफ़ा भी कहूँगा, आपको 10 दफ़ा मज़ा आएगा, इसलिए मैंने 3 दफ़ा जुमला कहा, आपको ज़्यादा एंजॉय करें आप। तो जरदारी साहब ने तहिया कर लिया कि किसी को ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे।
किसी ने ट्वीट की भी थी कि उनको कहना चाहिए था कि सिवाय मेरे। तो ऐसे सितम ज़रीफ भी हैं जो इस तरह की ट्वीट कर देते हैं। आखिरी बात यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहस चल रही है कि जो लोग फ़ौरन छोड़ के चले गए थे उन्हें वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखें, इसमें मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज़ हैं। एक वो जिनको उठाया गया, उनकी मजबूरियां थीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ अर्से के लिए खामोश हो गए, लेकिन पीटीआई से गए नहीं। जैसे जमशेद चीमा है, मिसेस जमशेद चीमा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली लेकिन कभी भी पीटीआई से नहीं गए। इसी तरह से सदाकत अब्बासी साहब, इंटरव्यू तो दे दिया लेकिन पीटीआई से गए नहीं। कह दिया उन्होंने कि मैं सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल उसके बाद वो दिखाई भी नहीं दिए और उन्होंने कोई उस तरह की चार्जशीट भी नहीं लगाई। उस्मान डार भी उसी तरह के थे और लोग भी हैं उस तरह के। तो जिन्होंने कुछ कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ सख्तियाँ सही, यानी 5-7 महीने की सख्तियाँ बर्दाश्त की, लेकिन फिर जब उनकी हिम्मत जवाब दे गई तो वो पीटीआई से चले गए। तो मेरा ख्याल है उनके लिए तो बिल्कुल पार्टी के अंदर भी सॉफ्ट कॉर्नर है और इमरान खान के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है। कुछ लोग उस तरह के हैं, असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं और लोग हैं, शीरी मज़ारी हैं। देखें, कुछ लोगों के मसाइल भी थे। मसलन शीरी मज़ारी साहबा का हेल्थ के मसाइल थे, वो शायद वो 6-8 महीने की सख्ती नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। शायद फवाद चौधरी साहब के लिए भी इस तरह के मसाइल होंगे, शायद असद उमर साहब के लिए भी इस तरह के मसाइल होंगे। लेकिन ये भी वो लोग हैं जो उस तरह से जिन्होंने पार्टी के अगेंस्ट कभी भी नहीं हुए, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कभी बयान नहीं दिया, तो ये एक और कैटेगरी है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब, शायद असद उमर का केस मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों को, शीरी मज़ारी, मलिका बुखारी, इसी तरह से फवाद चौधरी, इनको वापस लेने में दिलचस्पी रखते हैं। मैं अभी आपको बताऊँगा कि कारकुन क्या बहस कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी कैटेगरी वो है जो पीटीआई से छोड़कर गए थे लेकिन उन्होंने जाकर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। मसलन फ़याज़ुल हसन चौहान हैं, फिरदौस आशिक अवान हैं, फ़ारूक हबीब ने भी एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगरचे उसके बाद वो नज़र नहीं आए, लेकिन उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान के ख़िलाफ़। काफ़ी दिलो जान से ऐसा लग रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये तीसरी कैटेगरी है। तो पार्टी के अंदर जो तीसरी कैटेगरी है उनकी वापसी के हवाले से तो कोई बहस मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ना लीडरशिप पीटीआई की ना कारकुन उनको वापस चाहते हैं। लेकिन और इसी तरह से वो लोग जिन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की, फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फिर उन्होंने जो है वो लेकिन पीटीआई के हक़ में बयान देते रहे। जैसे मुसर्रत चीमा है, मुसलसल पीटीआई के हक़ में बयान देती रहीं, फिर बाद में निकल भी आई, बाहर भी आ गई, लेकिन उन पर ये स्टिग्मा अभी तक लगा हुआ है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दी थी। तो मेरा ख्याल ये है कि पार्टी की लोगों को एक बात को समझना चाहिए कि ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग हैं। कैटेगरी से मुराद यह है कि कुछ लोगों ने सख्तियाँ बर्दाश्त की, डट के खड़े रहे। जुनैद अकबर है मसलन खैबर पख्तूनख्वा में, मसलन असलम इकबाल हैं, अभी तक वो रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इस तरह के कुछ और लोग भी हैं जो सख्तियाँ, यास्मीन राशिद हैं, टूटी नहीं है अभी तक, उमर सरफराज चीमा हैं, महमूद रशीद हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पकड़े गए मगर टूटे नहीं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो छूट जाते, लेकिन क्या वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो घर में चले गए, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो जाहिर है बराबर नहीं हो सकते। लेकिन क्या दूसरे लोग काबिल कबूल नहीं हैं? तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लोगों को, इस कारकुनों को समझना चाहिए कि जाहिर है जिन लोगों ने सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं उनका मकाम पार्टी के अंदर हमेशा अव्वल नंबर पर रहेगा। लेकिन दूसरी तरह के लोग जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने महीने 2 महीने बाद या हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एक ट्वीट या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खामोशी इख्तियार कर ली थी, पार्टी के ख़िलाफ़ बोले नहीं थे, बहरहाल वो भी पार्टी का असासा हैं, वो भी पार्टी की ज़रूरत है, वो भी पार्टी में, उनको भी वापस आना चाहिए। और अगर इमरान खान को वापस लेते हैं तो मेरा ख्याल है इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो ये समझते हैं, उनका ख्याल ये है कि अगर ये लोग वापस आ गए तो फिर हमारी कुर्बानियों का क्या होगा। यानी अगर एक ऐसा शख्स जिसने 1 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी या ट्वीट कर दी थी और वो जेल नहीं गया या उसको जेल नहीं जाना पड़ा, तो मैं अगर जेल गया हूँ 8-10 महीने के लिए और मैंने सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, तो मेरा उसका स्टेटस तो बराबर हो जाएगा, फिर हम दोनों वापस आएंगे। तो नहीं जनाब, स्टेटस बराबर नहीं होगा। जुनैद अकबर जिसने जेलें काटी, उसकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा, और वो जिसने जेल तो ना काटी लेकिन पार्टी के ख़िलाफ़ भी नहीं गया और वक्ती तौर पर उसने अलग होकर खड़ा हो गया, वो एक और तरह से मेरा ख्याल है पार्टी के लिए काबिल कबूल होना चाहिए।
और उन लोगों को जो ये समझते हैं कि इस तरह तो हमारी कुर्बानियाँ ज़ाया हो जाएंगी, क्योंकि वो शख्स कुर्बानियाँ दे बगैर वापस आ गया है और मैं कुर्बानियाँ देकर पार्टी के अंदर मौजूद हूँ, तो फिर मेरी कुर्बानियाँ ज़ाया हो जाएंगी। मगर मेरा ख्याल है इस तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों की कुर्बानियाँ, यास्मीन राशिद का कौन मुकाबला कर सकता है? यास्मीन राशिद की कुर्बानियाँ हमेशा याद रहेंगी। हर बंदा अपनी लेगेसी को, अपने नाम को, अपने प्रोफाइल को और अपने कामों को साथ लेकर चलता है। तो इसलिए किसी को भी इन मेरे ख्याल में मामलात को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, आप चाहें तो इसको मुख्तलिफ़ तरह से देख सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं। बहरहाल मेरी राय यह है कि वो जो कुर्बानियाँ देकर खड़े रहे वो बहुत वैल्यूएबल हैं, और वो जो पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं गए, जैसे फवाद चौधरी हैं, वो जो पार्टी के उस सदाकत अब्बासी हैं, उस्मान डार हैं, मेरा ख्याल है ये भी पार्टी का असास है, और क्योंकि इन्होंने भी पार्टी के ख़िलाफ़ उस तरह से कोई बयानबाजी नहीं की और पार्टी की हमेशा खैर खाही चाहिए। तो इन लोगों को भी, कारकुनों को स्पेस तो देनी चाहिए, ये पार्टी के फ़ायदे में होगा। ये मेरी राय है। ज़ाहिर है पार्टी कारकुन ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं और पार्टी ज़्यादा बेहतर समझ सकती है। मैं तो एज एन ऑब्जर्वर अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, एज एन एनालिस्ट मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।